नीट 2022 में पूछा गया एक प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि एक आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज सोन इन द फिगर. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric process. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3 and 4 each. यानी कि हमसे पूछ रहा है कि इन चारों प्रोसेसेस जो कि यहाँ पर मेंशन है एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक, इनमें से कौन सा कर्व जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है. तो पहले हम ये समझ लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज जो होती है सिस्टम की सराउंडिंग के साथ में वो नहीं होती है, यानी कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. आइसोबेरिक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. और आइसोकोरिक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. कभी भी प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम में जो कर्व प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि यहाँ कर्व 4 है, वो कर्व ये रिप्रेजेंट करता है कि उस प्रोसेस के दौरान प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है. और जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं. इसलिए जो कर्व 4 है यहाँ पर ये आइसोबेरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो हमारा 4th कर्व है ये आइसोबेरिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है. प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम में अगर कोई कर्व वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, कहने का मतलब कि उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. तो जो यहाँ पर दिख रहा है कि कर्व 1 जो है वो वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है. तो क्वेश्चन के अनुसार कौन सा कर्व एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, इनमें से 1 और 4 तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, यानी कि जो कर्व 1 है वो हो नहीं सकता क्योंकि कर्व 1 आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है और 4 जो है वो आइसोबेरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है. अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं. अब इन दोनों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन होगा आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम में, उसका स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस के मुकाबले ज़्यादा होता है. और आगे जाकर के डिटेल में हम लोग देखेंगे कि स्लोप ज़्यादा होने का मतलब कैसे समझेंगे और क्या कौन सी सारी चीज़ें होंगी. तो स्लोप को डिटेल से समझने के लिए, कंसेप्ट को डिटेल से समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ डेरिवेशंस का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए ये पूरा डिटेल जो है मैं बताता हूं. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है. अगर हमें इसका स्लोप निकालना है तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से हमारे पास जो चीजें निकल करके आएगी वो है P इंटू dV प्लस V इंटू dP इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0. प्रेशर वॉल्यूम में जो स्लोप होता है वो dP बाई dV होता है. तो dP बाई dV निकालने के लिए हमें V इंटू dP को इस साइड रखना होगा और P dV को उस साइड भेजते हैं, और dV को इस साइड अगर लेके आ जाए इट विल बिकम dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ P बाई V. तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास निकल करके आया
ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ आइसोथर्म, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो कर्व हमने ड्रॉ किया है उसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है माइनस ऑफ T बाई V। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो हम जानते हैं कि द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पर गामा जो है वो स्पेसिफिक हीट रेशियो कहलाती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां भी अगर हमें स्लोप चाहिए तो हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट दोनों तरफ करने पर पाएंगे कि P इंटू वी टू द पावर गामा पावर में है तो वो डिफरेंशिएशन के वक्त सामने आ जाएगा, इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 जो कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन रूल के अकॉर्डिंग ही हो रही है, इंटू dv प्लस वी टू द पावर गामा इंटू dp इज इक्वल टू 0 है वी टू द पावर गामा इंटू dp is equal to minus of P into gamma into V to the power gamma minus 1 into dV। अगर मुझे स्लोप निकालना है यानी कि dP by dV, तो dV को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये हो जाएगा माइनस ऑफ P इंटू गामा इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 बाय v टू द पावर गामा। अगर इस साइड आएगा तो इट विल बिकम v टू द पावर गामा। इसको लिखा जा सकता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ p इंटू गामा इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा, यानी कि ये जो v टू द पावर गामा है ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर में माइनस गामा, यहाँ से गामा कैंसिल और जो निकल करके आएगा वो है माइनस ऑफ p इंटू गामा इंटू वी टू द पावर माइनस 1, जहाँ पर v टू द पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से माइनस ऑफ गामा इंटू पी बाई वी। तो जो यहाँ पर हमें निकल करके आया dp बाई dv वो आया है माइनस ऑफ गामा इंटू पी बाई वी। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक। तो इन दोनों वैल्यू को अगर कंपेयर किया जाए, दोनों स्लोप को अगर कंपेयर किया जाए तो हम पाते हैं कि ये जो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक होता है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक दैट इज इक्वल टू गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्म, यानी कि जो हमारा एडियाबेटिक कर्व होता है उसका स्लोप आइसोथर्म के मुकाबले गामा टाइम्स ज्यादा होता है। स्लोप ज्यादा का मतलब होता है कि जो एंगल होगा रेफरेंस एक्सिस के साथ में वो ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप ज्यादा मतलब कि टैन थीटा ज्यादा, और टैन थीटा ज्यादा तभी होती है जब थीटा ज्यादा होता है। तो यहाँ इस प्रश्न में जो हमारा रेफरेंस एक्सिस है, हम उस फोर्थ कर्व को अगर मान लेते हैं रेफरेंस एक्सिस जो कि हमारे वी एक्सिस के पैरेलल है, तो पाएंगे कि यहाँ पर ये जो थर्ड वाला कर्व है वो अगर एंगल थीटा 1 बना रहा और ये सेकंड वाला कर्व अगर एंगल थीटा 2 बना रहा है तो ओब्वियसली सी बात है थीटा 2 एंगल ज़्यादा है, और हम जानते हैं थीटा 2 का वैल्यू ज़्यादा मतलब कि सेकंड वाले कर्व का स्लोप ज़्यादा होगा। और हम जानते हैं कि आइसोथर्म और एडियाबेटिक में हमारा जो एडियाबेटिक कर्व होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर जो सेकेंड कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एडियाबेटिक कर्व को, यानी कि ये हमारा एडियाबेटिक है, और जो थर्ड कर्व है हमारा ये आइसोथर्म को रिप्रेजेंट करता है, आइसोथर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसी कंसेप्ट के आधार पर एक प्रश्न और बनाए जा सकते हैं।
यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझेंगे कि प्रोसेस का जो डायरेक्शन है उसमें वॉल्यूम जो है आपको दिख रहा होगा 4, 3 और 2 में वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि अपने अपने प्रोसेस के दौरान इनका एक्सपेंशन हो रहा है। यहीं पर अगर कर्व उल्टा दे दिया रहता, यानी कर्व कुछ इस प्रकार से रहता, यानी कि कर्व अगर मान लीजिए ये हमारा प्रेशर एक्सिस और ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस, ये प्रेशर एक्सिस और ये वॉल्यूम एक्सिस, और ये हमारा इनिशियल पॉइंट, और ये कर्व ऐसा जाता, तो हमसे पूछता कि इन दोनों में बताइए कौन एडियाबेटिक है और कौन आइसोथर्म है। तो हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ पर एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो θ1 है और ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये θ2 है। ऑब्वियसली सी बात है, θ2 ज़्यादा है, मतलब एडियाबेटिक कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है, तो जो सेकंड कर्व है वो एडियाबेटिक को रिप्रेजेंट करेगा और जो फर्स्ट कर्व है वो आइसोथर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है।